We have now started topic electrostatics in first part of physics. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हम बात करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रो is called charge and statics is called rest. यानी इसका मतलब क्या रहा? इसका बेसिक मतलब ये रहा कि the branch of physics which deal with the study of property and effect of charge at rest. कहने का मीनिंग ये रहा, we have to consider two charge Q1 and Q2. Both charge are in rest condition. दोनों चार्ज किसमें हैं? रेस्ट कंडीशन में हैं. तो रेस्ट कंडीशन में जब चार्ज होते हैं तो उनके बिटवीन जो भी रिएक्शंस होगी या जो भी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होगी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें रेस्ट चार्ज की स्टडी की जाती है. तो हम यही कह रहे हैं. यहां देखिएगा बेटा, definition of electrostatics, the branch of physics which deal with the study of property and effect of charge at rest. यानी कि जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो उनके बिटवीन होने वाले इफेक्ट एज ए लाइक रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, उनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब की स्टडी हम जिस फिजिक्स के अंडर करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स बेसिकली. अब हम बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स डिवाइडेड टू पार्ट्स. First part charge and electric field, and second part electric potential and capacitor. दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर. इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं वो फर्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आप देखिए आगे. हम क्या कहते हैं यहां पर? when charge is in rest condition, when charge is in rest position, when charge in rest position, in this condition produce only electric field, but charge in moving condition, charge in moving condition, in this condition produce electric field and मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि चार्ज जब रेस्ट कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है
तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? तो अभी हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में चार्ज किसमें है? रेस्ट पोजीशन में है। तो अभी हम रेस्ट पोजीशन चार्ज पे बात करेंगे। तो बेसिकली हम बात करेंगे चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चार्ज? चार्ज का मीनिंग क्या है? सेकंड बात आती है इसको डिस्कवर किसने किया? हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्ज, और चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, यानी कि किसी भी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। इन सब के बारे में हम यहाँ वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, जब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो जो फ्रैक्शनल वर्ड है, फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल वर्ड की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें टू बॉडीज को आपस में रब किया जाता है। When rub to each other of two bodies, तो उस कंडीशन में आफ्टर रबिंग चार्ज प्रोड्यूस ऑन बॉडी, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली जैसे कि हम डेफिनेशन में बात कर रहे हैं, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग ऑफ टू इंसुलेटेड बॉडीज ड्यू टू रबिंग विद ईच अदर इज कॉल्ड फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, व्हेन टू अनचार्ज बॉडी रब विद ईच अदर, then body acquire a property of attraction, piece of papers and dust particles। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो अनचार्ज बॉडी को आपस में रब करते हैं तो आफ्टर रबिंग उनमें एक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है अट्रैक्शन की, जो लाइट वेट बॉडीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो ये जो प्रॉपर्टी उसमें प्रोड्यूस हुई, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा? चार्ज कहा। जैसे हम थोड़ी सी एक एग्जांपल लेते हैं और उस पर बात करते हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थैलेस। एक साइंटिस्ट थे थैलेस। उन्होंने हमें एक्सपेरिमेंटली इसको बताया, जैसे कि जब उन्होंने अंबर को वूलन से रब किया, अंबर एज लाइक मैटर, अंबर एक मैटर होता है। जब अंबर को वूलन से रब किया तो आफ्टर रबिंग व्हेन अंबर इज रबिंग with woolen, then amber acquire a property of attraction of piece of paper and dust particle। यानी कि ये जो अंबर है वो लाइट वेट जो बॉडी है, लाइट वेट एज ए लाइक पीस ऑफ पेपर, डस्ट पार्टिकल, उनको अट्रैक्ट कर रहा था। इसी तरह से हमने और एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि हमने इसमें और भी एक्सपेरिमेंट किए। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लास रोड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ।
glass rod is rubbed with silk cloth. Ebonite rod is rubbed with cat skin. Cat skin or fur. Cat skin is called, second name is fur. Clear? तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे कि अंबर को वूलन से रब किया गया, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया गया, एबोनाइट रोड को कैट स्किन से रब किया गया। तो आफ्टर रबिंग अंबर, ग्लास रोड, एबोनाइट रोड, इन सब में एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हुई। जब हम इनको पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके गए तो ये जो पेपर के पीस हैं उन्हें अट्रैक्ट करने लगे। यानी कहने मतलब क्या हुआ, अंबर, ग्लास रॉड, एबोनाइट रॉड एक्वायर ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन पीस ऑफ पेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। इसे क्या कहा गया, चार्ज कहा गया। एक सिंपल सा एग्जांपल हम और कर सकते हैं, जैसे अपने घरों में भी कर सकते हैं। हम अक्सर क्या करें, छोटे छोटे पेपर के पीस करें और उनको एक टेबल पे रख दिया। जैसे छोटे छोटे पीस हमने पेपर पे करें और उनको एक टेबल पे रख दिया। फिर हमारे घरों में यूज होते हैं कॉम यानी कंघा, उसको लें और पेपर के पीस के पास लेके जाएं। जब हम उनको पेपर के पीस के पास लेके जाएंगे तो उस कंडीशन में उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि जो कॉम होगा, कंघा होगा, वो उन पेपर के पीस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब उस कंघे को हमारे ड्राई हेयर पे रब करेंगे, कुछ टाइम के लिए रब करेंगे इस तरह से। जब इसको हम अपने ड्राई हेयर में रब करेंगे, आफ्टर रबिंग जब हम इसे वापस पेपर के पीस के पास लेके जाएंगे तो ये उन पेपर के पीसों को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर रबिंग कॉम एक्वायर ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन पीस ऑफ पेपर। तो ये जो प्रॉपर्टी आई इसके अंदर अट्रैक्शन की, यही प्रॉपर्टी क्या होगी, चार्ज। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, चार्ज बोलेंगे। तो बेसिकली इस तरह के एग्जांपल से इसको समझाया गया। अब बात आती है कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। प्रोड्यूस ऑफ चार्ज ऑफ एनी बॉडी देखते हैं यहां पर। Produce of charge on any body. Produce of charge and any body. यानी कि किसी भी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, we have to consider two insulated body. Then you can see the uncharged body A and B. A and B. Charge of both bodies are 0. Q1 equal to 0 and Q2 equal to 0. यानी दोनों अनचार्ज बॉडी है जिन पे चार्ज क्या है, 0।
So we have to consider two uncharged body A and B. Charge on both bodies are zero. अब हम इन दोनों बॉडीज को रब करेंगे, अब हम दोनों बॉडीज को रब करते हैं। नॉर्मली हम सब एक चीज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्या? देखिए पहले, एनी बॉडी is consist by atom। कोई भी बॉडी है वो किससे कंसिस्ट होती है? एटम से। यानी कि एनी बॉडी मेड अप ऑफ मेनी नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? अब एटम की स्ट्रक्चर्स क्या होती है? अगर हम देखें नॉर्मली एटम की स्ट्रक्चर, तो एटम की स्ट्रक्चर होती है कि इसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं उनको? न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्लियर? बेसिकली अगर हम न्यूक्लियस पे बात करते हैं, द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस बाय प्रोटॉन, सो यू कैन से द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस की चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। चार्ज ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। बेसिकली ये हम कहते हैं। क्लियर? नॉर्मल कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये कहते हैं हम लोग। क्लियर? यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें तो किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर जितना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन नॉर्मल कंडीशन एनी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी कि क्या रहता है? वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में किसी भी बॉडी पर। यानी कि दूसरे वर्डिंग में आप ये भी कह सकते हो कि नॉर्मल कंडीशन में बॉडी क्या है? अनचार्ज है, क्योंकि इसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है? इक्वल है। तो बॉडी किसमें है? न्यूट्रल कंडीशन में है। अब हमें उस अनचार्ज बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस करना है। अब वो हम कैसे करेंगे? वो हम यहां पर देखेंगे। देखिए,
we have to consider two uncharged body A and B. The charge on each body is 0. Then you will see the before rubbing both bodies are uncharged. हमने दो अनचार्ज बॉडी ले ली ए और बी, जिन पे चार्ज क्या है 0 है। अब एक छोटी सी बात मानिएगा, सपोज कीजिएगा इसके अंदर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन है। इसमें भी हमने क्या कहा 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें हमने क्या कहा 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन। इसमें भी हमने क्या कहा 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन। क्लियर? यानी कि बिफोर रबिंग अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल, सो यू कैन से द बॉडी इज ए न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल कंडीशन में है। अब हमने क्या किया, दोनों बॉडीज को पास लेके आए और आपस में रब किया। इन दोनों बॉडी को क्या किया हमने, रब किया। जब हमने दोनों बॉडीज को रब किया, तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, अज्यूम करिए बॉडी ए में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है और बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दोनों बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, जैसे कि ए बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है और बी बॉडी में टाइटली बाउंड है, तो जब रब करोगे तो उस कंडीशंस में जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर? तो अब देखिए पहले ए बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब कितने रह गए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं 4। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुए तो इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफर यानी कि इसके आगे, तो इस बॉडी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर? टोटल यानी कि ए बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए बी बॉडी पर। तो ए बॉडी में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और बी बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, तो यानी कि बी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पहले कितने थे ए बॉडी पर 4 इलेक्ट्रॉन। अब कितने हैं भाई, पहले कितने थे 4 इलेक्ट्रॉन, अब कितने हैं यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। कितने रह गए 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब पहले कितने थे 4 इलेक्ट्रॉन, लेके से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कितने 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से
बी बॉडी पर ट्रांसफर हुए उतना ही पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहां क्या रह जाएगा +2 और यहां क्या आ जाएगा -2, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बी बॉडी पर आएंगे, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन ए बॉडी लॉस करेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन बी बॉडी गेन करेगी। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं वहां क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वहां क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ, when two bodies rubbing to each other, then after rubbing both bodies are charged, are equal charge but opposite nature, यानी कि आफ्टर रबिंग दोनों बॉडी पर सेम चार्ज प्रोड्यूस होगा, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट नेचर क्या होगा अपोजिट, जैसे इस पर प्लस और इस पर माइनस, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, द बॉडी लॉस एन इलेक्ट्रॉन, it is said to be positively charged body. The body gain an electrons. It is said to be negative charge. यानी कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है वो तो पॉजिटिव चार्ज होगी और जो गेन करेगी वो नेगेटिव चार्ज होगी। तो ये बात इस तरह से जब हम आपस में इनको रबिंग करते हैं तो इनमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो अब ये दोनों बॉडी क्या हो गई चार्ज हो गई। आफ्टर चार्ज करंट फ्लो बिटवीन बॉडीज, इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसे क्या कहेंगे हम फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अब बात आती है यहां पर, तो बात आती है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज की डेफिनेशंस क्या है और ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहां से आया ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमने स्टार्टिंग में एक वर्ड पढ़ा था अंबर, अंबर, अंबर। Second name of amber is called electron. Second name of amber is called electron. इसका सेकंड नेम क्या है इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन वर्ड से इलेक्ट्रिसिटी, इसी इलेक्ट्रॉन वर्ड से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को प्रोड्यूस किया जाता है। बेसिकली ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब बात आती है यहाँ पर चार्ज की, कि बेसिकली चार्ज है क्या। बेसिकली चार्ज है क्या। अब चार्ज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ चार्ज। तो डेफिनेशन ऑफ चार्ज में हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट, अदर रिलेटेड इफेक्ट इज कॉल्ड चार्ज। यानी कि चार्ज
the property of matter which produce electrical and other related effect is called चार्ज। यानी कि चार्ज क्या है? बेसिकली चार्ज किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जो उस मैटर में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो हम यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और उससे रिलेटेड जितने भी इफेक्ट हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। अब चार्ज के बारे में सबसे पहले हमें साइंटिस्ट गिलबर्ट ने बताया। साइंटिस्ट थे गिलबर्ट ने हमें चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनका नेम हमें साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन यानी कि गिलबर्ट ने तो सिर्फ ये बताया हमें कि चार्ज 2 टाइप्स के हैं, लेकिन उनका नेम किसने बताया हमें? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें इनका नाम बताया, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज की हम लोगों ने बात की, तो अब हम बात करते हैं यहां पर यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिकली हम यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। फर्स्ट, इन एसआई सिस्टम, द यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकेंड। Unit of charge is ampere second. It is called coulomb. It is denoted by C. यानी कि एम्पियर सेकेंड को हम क्या कहते हैं? कूलॉम। और कूलॉम को शो किया जाता है C से। फिर आती है सेकेंड CGS यूनिट। इन CGS यूनिट स्टेट कूलॉम और ESU फुल फॉर्म ऑफ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और फ्रैंकलिन क्लियर? SI system, in SI system ampere second, it is called coulomb and coulomb denoted by C. In CGS system the unit of charge is state coulomb or ESU. The full form of ESU electrostatic unit
और फ्रैंकलिन। अब देखिए 1 कूलम इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 स्टेट कूलम और ESU और फ्रैंकलिन। यानी कि 1 कूलम में, यानी कि 1 कूलम में 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 स्टेट कूलम बोल सकते हो, या ESU बोल सकते हो, या फिर फ्रैंकलिन भी बोल सकते हो। क्लियर? लेकिन चार्ज की और भी यूनिट होती हैं, तो वो भी देखते हैं हम लोग। देखिए एक बार, other unit of charge, other unit of charge, other unit में EMU, this is the other unit of charge. Full form of EMU, electromagnetic unit, electromagnetic unit. 1 EMU equal to 10 coulomb. Then you can say the 1 EMU equal to 10 coulomb. यानी कि 1 EMU में 10 coulomb होते हैं। अब इसका क्वेश्चन ये भी बनता है, जैसे कि क्वेश्चन हाउ many ESU in 1 EMU? How many ESU in 1 EMU? 1 EMU में कितने ESU होते हैं, ये बात आती है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। 1 EMU equal to 10 coulomb. We know that 1 EMU equal to 10 coulomb, यानी कि 1 EMU में 10 coulomb होते हैं, और हम जानते हैं 1 coulomb equal to 3 multiply 10 to power 9 ESU, यानी कि 1 coulomb equal to होता है 3 multiply 10 to power 9 ESU। तो आप क्या करोगे, 1 EMU इक्वल टू क्या होगा, 10 कूलम, और 1 कूलम में कितने होते हैं ESU, 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9। तो 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 ESU से। क्लियर? अरे भाई 1 कूलम इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 ESU, यानी कि 1 कूलम में 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 ESU, तो 10 कूलम क्या है, यहाँ पर 10 कूलम है, तो यानी कि 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 ESU। देन 1 EMU इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 10 ESU, यानी कि 1 EMU में 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 10 ESU होते हैं। क्लियर? अब इसकी कुछ और यूनिट भी होती हैं, जैसे कि देखिए इसकी कुछ और यूनिट भी होती है, जैसे एम्पियर आवर्स।
एम्पियर आवर्स एंड फराडे। ये चार्ज की अदर यूनिट्स हैं। अब बात आती है, हम ये कहते हैं 1 एम्पियर आवर्स इक्वल टू 3600 एम्पियर सेकेंड। 3600 एम्पियर सेकेंड यानी कि 1 एम्पियर आवर्स में 3600 एम्पियर सेकेंड होते हैं। तो इसका मतलब 1 एम्पियर आवर्स इक्वल टू 3600 कूलम, यानी कि 1 एम्पियर आवर्स इक्वल टू 3600 कूलम। ऐसे ही एक यूनिट होती है फराडे। तो हाउ मेनी कूलम इन 1 फराडे? 1 फराडे इक्वल टू 96,495 कूलम, यानी कि 1 फराडे में 96,495 कूलम चार्ज होता है। क्लियर? तो यहां हमने चार्ज की यूनिट्स के बारे में देखा। जैसे कि हमने क्या कहा, इन SI सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकेंड, इट इज कॉल्ड कूलम। कूलम डिनोट बाय C. In CGS system, the unit of charge is state coulomb or ESU or Franklin. Clear? फिर हमने क्या कहा, अदर यूनिट ऑफ चार्ज EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एंड एम्पियर आवर्स एंड फराडे। तो ये सारी यूनिट्स जो हैं वो चार्ज की हैं जो हमने देखी। अब देखिए एक छोटा सा नोट्स आपको ध्यान रखना है। द स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज इज Franklin and biggest unit of charge is फराडे। यानी कि चार्ज की स्मॉल यूनिट क्या होती है, फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ी यूनिट्स क्या होती है, फराडे। वैसे क्या आपको पता लगा है, 1 फराडे इक्वल टू 96,495 कूलम। तो सबसे स्मॉल यूनिट फ्रैंकलिन होती है चार्ज की, और सबसे बड़ी यूनिट होती है फराडे। तो ये चार्ज की यूनिट्स हैं जिनके बारे में हमने यहाँ देखा। अब इससे आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।